गुड मॉर्निंग गर्ल्स। पिछली बार हमने पेपर थर्ड कौन सा है अपना, आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा, पेपर थर्ड का यूनिट 4 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में हमने बात की थी। उससे पहले हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में भी बात की थी, जिसने कई ऐसे सुझाव दिए थे जिसका अनुमोदन यानी कि जिसको पहले कई कारणों से स्थापित या उनको कई कारणों से लागू नहीं किया जा सका था। उन्हीं सुझावों को आगे 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने उसका अनुमोदन किया, तो जिसका 1992 में आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा संशोधन भी किया गया। किसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का किसके द्वारा? आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा संशोधन भी उसका किया गया, क्योंकि यह शिक्षा नीति जितनी अधिक वर्तमान से संबंधित है उतनी ही भविष्य के लिए भी सार्थक व उपयुक्त है। कौन सी शिक्षा नीति? राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान में जितने वर्तमान से संबंधित है, जितने उनके लिए लाभदायक है, उतना ही वह भविष्य के लिए भी यह शिक्षा नीति उपयुक्त है। आज हम आगे यशपाल समिति प्रतिवेदन के बारे में बात करेंगे कि यशपाल समिति प्रतिवेदन इसने क्या सुझाव दिए शिक्षा के बारे में, इसके अंतर्गत क्या उसने क्या बताए हैं। तो यशपाल समिति प्रतिवेदन के बारे में हम इस बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसके अंतर्गत क्या है? इस प्रतिवेदन के अंतर्गत हम देखते हैं कि विद्यार्थियों पर पढ़ाई का बोझ पड़ना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस प्रतिवेदन के अंतर्गत यह तर्क दिया गया है कि विद्यार्थियों पर पढ़ाई का बोझ पड़ना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। तो इस संबंध में एनसीईआरटी के कार्यदल तथा आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति ने अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की थी। किसके संबंध में? कि विद्यार्थियों पर ज़्यादा पढ़ाई का बोझ डालना भी एक देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण समस्या है। तो इस बारे में जो ये समितियां हैं उन्होंने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी, किंतु उनकी कोई भी सिफारिश प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं हो सकी। किंतु क्या है कि उनकी कोई भी ऐसी सिफारिशें हैं वो प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं हो सकी। अतः भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिर क्या हुआ उसके बाद में, भारत सरकार के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसने 1992 में स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के उपाय बताने के लिए, जो स्कूली छात्र है उनके शैक्षणिक बोझ को कम करने के उनको कम करने के लिए जो उपाय बताए गए थे उनको बताने के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। ताकि किसका गठन किया? राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। यह प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया ताकि जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई का जो बोझ है, उनकी समस्या को वो हल कर सकें, उनके लिए उपाय बता सकें। तो इस समिति ने वर्तमान शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख किया जो निम्नलिखित है। इस समिति ने क्या किया कि बहुत सी समस्याएं जो वर्तमान में बहुत ऐसी समस्याएं हैं शिक्षा से संबंधित, उनकी समस्याओं का उन्होंने उल्लेख किया। तो ये समस्याएं जो है आपको इन समस्याओं को बुक में से करना है कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका यशपाल समिति प्रतिवेदन ने उनका उल्लेख किया है। तो यह बुक में से करके आपको उसे कॉपी में हल करना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि छात्रों पर शैक्षिक बोझ की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। छात्रों पर जो शैक्षिक बोझ है उसकी समस्या क्या है? एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। तो इस बारे में जो एनसीईआरटी ने जो सुझाव प्रस्तुत किए थे उनसे पाठ्यक्रम विकसित करने वाली संस्थाएं सहमत है। एनसीईआरटी ने जो सुझाव प्रस्तुत किए थे उनसे क्या है, जो पुस्तकें के जो पाठ्यक्रम विकसित करती हैं वो विकसित करने वाली संस्थाएं उनसे सहमत है। तथा सरकार व शिक्षा शास्त्रियों ने महसूस भी किया है, सरकार जो है उन्होंने भी शिक्षा शास्त्री जो है उन्होंने भी यह महसूस किया है कि निम्न स्तर के जो विद्यार्थी हैं इन पर पढ़ाई का बोझ काफ़ी बढ़ चुका है। इन पर क्या है? पढ़ाई का बोझ काफ़ी बढ़ चुका है। तो इस प्रक्रिया से शिक्षा क्या हो गई? एक तरह से नीरस हो गई। नीरस यानी कि अर्थात बोझिल सी हो गई, बहुत एक अधिक ज़्यादा बोझ सी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में 1992 को इस बोझ को कम करने के तरीके सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति का जो गठन किया गया था वो भी किसके अंतर्गत?
यशपाल समिति के प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। अब इस समिति के जो सदस्य हैं उसमें 6 सदस्यों को नियुक्त किया गया। उसमें क्या है, 6 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है और सदस्य सचिव भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है, इस समिति ने कई समस्याओं पर ध्यान देकर अपने कार्य किए हैं। इस समिति ने कई समस्याओं पर ध्यान देकर अपने कार्य किए हैं, जैसे पाठ्यचर्या, प्रवेश, मानदंड व विभिन्न स्तरों पर उपलब्धियों से संबंधित सभी पहलुओं की उसने जांच करने तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित उच्च शिक्षा में प्रवेश व परीक्षाओं को प्रभाव रूप से देखने की छूट सरकार के द्वारा दी गई है। तो कई ऐसी समस्या हैं जिसके बारे में उसने कई अपने सुझाव भी दिए हैं और कार्य भी किए हैं। तो कई ऐसे कार्य हैं जिनको जिनको ध्यान में रखते हुए शिक्षाविदों, शिक्षकों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, लेखकों, प्रकाशकों, अभिभावकों व आम जनता की सुझावों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया है। यानी कि पढ़ाई का जब बोझ ज़्यादा होने लगा है विद्यार्थियों पे, तो उनको कम करने के लिए इन समितियों ने कई ऐसे सुझाव दिए जिनको सरकार के द्वारा लागू किया गया। उनको समझाने यानी कि उसके अंतर्गत क्या क्या समस्याएं हैं और शिक्षा व्यवस्था को उनको वर्तमान के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए वह उन्हें समझाने का भी उनके अंतर्गत प्रयास किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1992 में स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के हेतु यशपाल समिति का गठन किया था, तो जिसने विभिन्न समस्याओं पर विचार विश्लेषण करने के पश्चात इन समस्याओं के लिए कई कारक उत्तरदायी भी माने थे। कई ऐसे कारक है जिसने उसने कई इन समस्याओं का जो समाधान है उसके लिए उसने कई समस्याओं के लिए उसने कई कारक ऐसे उत्तरदायी माने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो इनके कारक हैं इस बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।